नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाल में ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव संपन्न हुआ और उसका नतीजा कल आ रहा है, यानी 23 नवंबर को। कल 23 नवंबर का दिन किसके लिए खुशखबरी लेकर के आता है और कौन मायूस होगा, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर 12-1 बजे तक लगभग पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के भी नतीजे आ जाएंगे कल। आपने देखा कि किस तरीके से अभी हाल में जो ये चुनाव हुए हैं 20 तारीख को, उसमें हिंसात्मक घटनाएं भी हुई, पथराव हुआ, लोगों ने पुलिस के साथ झड़प भी की और पुलिस ने भी बंदूक तानी लोगों के ऊपर। पथराव करने के बाद लोगों ने वोट डालने का पूरा प्रयास भी किया, क्योंकि राजनीतिक नेताओं ने और उनके पार्टी जिसको भी वो सपोर्टर हैं, उन्होंने अपील की थी कि वोट जरूर डालें, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में मतदान के केंद्र तक पहुंचकर वोट जरूर डालें, भले ही आपको कितना भी इंतजार करना पड़े। अब इतना कहना मानते हैं मतदाता अपने नेताओं का कि उन्हें हर हाल में वोट डालना ही डालना है। आपने देखा कि किस तरीके से मीरापुर विधानसभा में, जो मुजफ्फरनगर में लगती है, वहां के ककरौली का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर महिलाओं के ऊपर बंदूक तानते हुए साफ तौर पर देखे गए और ये भी कहा कि वो बंदूक चला देंगे इस तरीके से, क्योंकि महिलाएं वोट डालने जाना चाहती थी और बस डालने जाना चाहती थी, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में। उसका ये परिणाम हुआ। अब इन सारे लोगों के ऊपर परिणाम स्वरूप, जो बहुत जिद कर रहे थे वोट डालने की, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि न जाने ऐसा कौन सा खजाना मिल जाएगा और ऐसी कौन सी कयामत आ पड़ेगी, टूट पड़ेगी कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो। अगर ये किया है जो वोट डालने का प्रयास जो किया, जिद जो की जाने की, उसके विरुद्ध में, उसके विरोध में आप ये देखिए कि कयामत वास्तव में आन पड़ी। दर्जन भर से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनमें मुसलमान है, सबसे ज्यादा मुसलमान है और सबके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। आप ये देखिए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं परवेज अहमद लिखते हैं और जो कुछ भी वो लिखते हैं वो उसमें बहुत कड़वी सच्चाई है। उन्होंने लिखा है कि मुजफ्फरनगर के ककरौली में महिलाओं पर पिस्तौल तानने वाले निरीक्षक राजीव शर्मा की थाने में रीपोस्टिंग है। नियम इसकी इजाजत नहीं देते, उसके बावजूद भी उनकी रीपोस्टिंग है। अब उनके थाने में श्रीमती सुल्ताना, श्रीमती अवलीन, श्रीमती तोहिदा, सुश्री तंजीला, शेर अली, शाह आलम, दानिश, मट्टू, गुड्डू, जब्बार, शाहनवाज, शावेज, सद्दाम, शादाब, औरंगजेब, अजीम, दीनू, गुलेशेर, शाह नजर, जावेद, परवेज, कयूम, इनाम, सलमान, सद्दाम, अनीस, मौसम और नजर को नामजद करते हुए गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो धाराएं लगी हैं उनमें हाई कोर्ट से कम में जमानत नहीं मिलेगी। मुसीबत का जो असली सबब है, जो परेशानी है, वो यहां से शुरू होती है कि हाई कोर्ट से कम में तो जमानत नहीं होगी और जितने भी ये लोग हैं जिनके खिलाफ ये गैर जमानती धाराओं में मुकदमे लगे हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये सब के सब लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी कि गरीब लोग हैं। कड़वा और ध्रुव सत्य यह है कि मुकदमे खत्म होते होते इनमें से कईयों की कमर कमान हो जाएगी, यानी कि बुरी तरीके से झुक जाएगी, टूट जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, सरकारी ठेका पट्टा छोड़िए, हज के लिए पासपोर्ट बनना तक दुरूह होगा, मतलब मुश्किल होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। मुजफ्फरनगर से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का खर्चा कौन देगा? कोर्ट कचहरी की भागदौड़ में रोजी रोटी चौपट होगी, वो अलग। अब आप ये देखिए कि ये हालत हो जाएगी ये मुकदमे लगने के बाद। अगर स्वाभिमान के लिए, अना
के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए मुजरिम बनते तो समझ में आता। बहुत कड़वी और बहुत कटु बात लिखी है परवेज अहमद ने, जो बहुत समझने की ज़रूरत है लोगों को। तो समझ में आता अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए या खुद की जान बचाने के लिए मुजरिम बनते तो समझ में आता। इस वोट से तो सरकार बनने बिगड़ने नहीं जा रही थी, फिर क्यों भविष्य दांव पर लगा दिया? किसके इशारे पर आक्रामक हुए यहाँ के लोग? कब समझना शुरू करोगे मुसलमानों? कब तक उकसावे में आकर जीवन तबाह और छदम लोगों को सत्ता सौंपते रहोगे भाई? नामजद लोगों के घरों में कल से ठीक से खाना नहीं बना होगा, लेकिन जिनके लिए वह मुजरिम बने वह चांदी की प्लेटों में खाना खा रहे होंगे। बहुत गहरी बात है, बहुत कड़वी बात है और एक तरीके से भयंकर चोट है इस पूरी व्यवस्था पर, पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर जो इन्होंने ये लिखी है। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, मुश्किल आसान करे, बस इतनी दुआ कर सकते हैं और करेंगे। ये एक पहलू इन्होंने रखा है सबके सामने कि ये हुआ और ये हो रहा होगा और इसका परिणाम क्या होगा। जितने गरीब लोग हैं सबके ऊपर मुकदमे लगे हैं, कैसे तो ये मुकदमा लड़ेंगे, कैसे ये जाएंगे तारीखों पर और किस तरीके से पैसा इनके पास आएगा। रोजी रोटी तक के लाले पड़े हैं अभी भी और आगे और पड़ जाएंगे। कैसे क्या होगा? क्या जरूरत क्या थी? ये वोट क्या इतना जरूरी था? क्या वो लोग आपके लिए आके खड़े होंगे जिनके लिए आपने ये लड़ाई मोल ली है? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। तो आखिरकार कब समझना शुरू करेंगे लोग? बात सिर्फ यहाँ मुसलमानों की नहीं है, बात यहाँ पर हर उस गरीब आदमी की है जो इस उम्मीद से चुनाव की तरफ देखता है, सत्ता की तरफ देखता है कि कुछ बदलाव होगा। और फिर दूसरी चीज ये कि जो लोग आपसे वोट का कहना चाहिए कि मांगते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, आपसे कहते हैं कि वोट दीजिए और आप पूरा सब कुछ अपना लुटा के उनको वोट देते हो, तो ये जो उकसाना एक तरीके से इसको कहा जाएगा कि हर कीमत पे वोट दिया जाए और हर तरीके से बस कैसे बताया जाए, आप उसको उकसाना भी नहीं कह सकते। मैं उकसाना वर्ड यहाँ पर लाना नहीं चाहती। पता नहीं किस भावनात्मक तरीके से आप मतलब पुलिस प्रशासन से लड़ाई मोल लेके पंगा लेकर के वोट डालने जाने की जिद करना और फिर इस तरीके से मुकदमे लग जाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है ये। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है और होता रहा है तमाम पिछले भी चुनावों में। तो ये लोगों को कब समझ में आएगा ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ इसमें बसपा का हम एंगल जोड़ करके देखते हैं कि मान्यवर कांशीराम जो थे उन्होंने, देखो ये जो इंसान समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा और जिसकी सोच दूरदर्शी होगी, जो दूर तक की सोच रखता होगा, वही व्यक्ति ये बात कह सकता है और समझ सकता है जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कही थी। उनसे लोग अक्सर सवाल किया करते थे कि बसपा धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती, सड़कों पर क्यों नहीं उतरती, आंदोलन क्यों नहीं करती। आज भी लोग इससे बहुत खफा हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती से लोग नाराज रहते हैं कि वो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बसपा आंदोलन नहीं करती, सड़कों पर नहीं उतरती। ऐसे कैसे चलेगा? वो सिर्फ ड्राइंग रूम की राजनीति करती है। तो इन सारे सवालों का जवाब यहाँ से मिलेगा। देखिए, तो जब लोग उनसे सवाल करते थे कि बसपा आंदोलन क्यों नहीं करती, माननीय कांशीराम साहब से, जो आज बसपा सुप्रीमो मायावती से भी किया जाता है, उस सवाल के जवाब में वो कहते थे कि हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग गरीब हैं, कम शिक्षित हैं, मुकदमा लिख जाएगा तो वो तबाह हो जाएंगे। अब आप सोचिए ये कब उन्होंने कहा, और जो सच कब हो रहा है, आज हो रहा है ना। हमें अपने लोगों को तबाही से बचाना है। हम काडर तैयार कर रहे हैं जो अपना आक्रोश बूथ के अंदर वोट के रूप में निकालेंगे।
वह कहते थे इसलिए हम उपचुनाव नहीं लड़ते क्योंकि उपचुनाव सत्ता का होता और मशीनरी सत्ता के साथ रहती है। नेता का काम अपने लोगों को तबाही से बचाना होता है। जो अपने लोगों को तबाही में झोंक दे वह कैसा नेता। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बसपा की आज भी कहीं ना कहीं रणनीति यही होती है कि लोगों के ऊपर मुकदमे ना दर्ज हों, लोगों को इन मुसीबतों में ना पड़ना पड़े। आपने देखा है ना कि किस तरीके से एक उभरते हुए जो दलित नेता हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा यहाँ की जाती है, कितने मुकदमे लिख गए लोगों के ऊपर उनके चक्कर में। समझ जाएंगे लोग यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आप क्या चाहते हैं कि बसपा भी इस तरीके से आंदोलन करे और इसी तरीके से लोगों को उकसाए और आक्रोशित होकर के लोग जो है वो वोट देने के लिए निकले। फिर उपचुनाव में, अब उपचुनाव लड़ा बसपा ने, क्योंकि देखिए जहां तक मैं समझती हूँ अस्तित्व की लड़ाई तो देखिए बसपा लड़ ही रही है। हाथ पल्ले कुछ नहीं तो खोने गंवाने के लिए भी कुछ नहीं, तो उन्होंने सोचा होगा कि उपचुनाव में भी हाथ आजमाया जाए और भाग्य आजमाया जाए। तो ये उपचुनाव तो लड़ा उन्होंने, लेकिन उपचुनाव में मशीनरी का जो होता है, वो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका अपर हैंड होता है। उन्हीं का प्रशासन होता है, उन्हीं की पुलिस होती है, सब कुछ उनका होता है, पूरी मशीनरी तंत्र उनका होता है। तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर लोगों को, अपने लोगों को क्यों ही मुसीबत में डालना। ये ऐसी सोच बसपा रख करके चलती आ रही है शुरू से ही। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए आकाश आनंद भी उतर गए, चलिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी उतर गई, सब उतर गए, ठीक है। अब मुकदमे जो हैं वो तमाम लोगों के ऊपर लिखे जाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती हुई या आकाश आनंद हुए, ये तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से करके मुकदमे को सह जाएंगे, झेल ले जाएंगे, क्योंकि इतना सब कुछ देख चुके होते हैं पहले ही, बहुत सह भी चुके होते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वो कैसे मुकदमों को झेलेगा। तो यही सेम चीज हुई है वहां पर कि बहुत जोश में वोट देने के लिए निकली महिलाएं, निकले लोग, और मुकदमों का प्रसाद मिल गया। अब झेलिए इसको, खाइए बैठ करके। तो ये एक बात, कड़वी बात, सच्ची बात और समझने वाली बात, सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।